दोस्तों नमस्कार। आइए आज से हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष कितने सीट प्रांतीय से, कितने सीट देशी रियासत से, ऐसा प्रश्न आता है। लेकिन संविधान सभा को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके परिप्रेक्ष्य को समझते, इसके थोड़ा परे जाते हैं, तब इसको समझने में मजा आएगा। चलिए देखिए, अगर बात किया जाए तो इसको मान लेते कि ये भारत है, इसको आप मान लीजिए कि ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड का एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड का एक कंपनी है और भारत में आके शासन कर रहा था। शासन क्या, शुरुआती दौर में तो ये व्यापारी थे, बाद में ये शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। एक कंपनी भारत में आके अपना स्थापित करता है और भारत को धीरे धीरे नियंत्रित करते करते पूरा भारत पे कब्जा कर लेता है। आप देखेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद में हुआ था बक्सर का, उसके बाद तो पूरे भारत को लोग अपने कब्जे में ले लिए। तो ये कंपनी यहाँ पे शासन कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इंग्लैंड का संसद अपना है। जैसे ऐसा मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी, भारत के नरेंद्र मोदी जो है, ये एक शासन व्यवस्था में इनके हाथ में पूरा शासन व्यवस्था है। और एक कंपनी है यहाँ का, जैसे अंबानी का मान लेते हैं, अंबानी एक कंपनी चलाते हैं। तो ये कंपनी वाले जाके, मान लीजिए अंबानी कहीं दूसरे देश पे जाके, छोटे मालदीव वगैरह ऐसे देश पे जाके, और धीरे धीरे कब्जा करते करते उस पूरे राजनीतिक हस्तक्षेप को भी, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना उतर जाए, पूरा सत्ता अपने हाथ में ले ले। तो भारतीय संसद चाहेगा ना कि उस कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करे। यही सेम बात हुआ था। देखिए, इंग्लैंड का एक कंपनी भारत में आया, इंग्लैंड का एक कंपनी भारत में आया और भारत में 1757 में एक युद्ध जीत जाता है, प्लासी का युद्ध। बंगाल को विजय कर लेता है और बंगाल को विजय करने के बाद में अब धीरे धीरे कंपनी को ये लगने लगा कि हमारे देश, इंग्लैंड को ये लगने लगा कि हमारे देश का एक कंपनी भारत पे पूरा का पूरा आधिपत्य करते जा रहा है, भारत में बहुत काफ़ी संसाधन है, तो इस कंपनी को ये रेगुलेट करना चाहे। और शुरुआती दौर में जितना भी अधिनियम आता था, ब्रिटिश संसद द्वारा अपने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आता था। आप देखेंगे सबसे पहला नंबर जो अधिनियम आया 1773 में, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप बताइए, क्या रेगुलेटिंग एक्ट भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए आया था? नहीं, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। मतलब ब्रिटिश संसद अपने ही कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, अपने नियंत्रण में करने के लिए 1757 का ये रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था, जिसमें आप जानते हैं कोलकाता प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इन प्रेसिडेंसियों में कैसे कैसे रूल लगाए उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप बस ये समझिए कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और यह भी कंपनी को साझने के लिए आया था। उसके बाद में आप देखेंगे 1813 में एक एक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, 1813 नहीं, 1793 में एक्ट आया जिसको बोलते हैं चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1793। उसके बाद 1813, 20 बरस बाद चार्टर अधिनियम, जितना यहाँ से चार्टर अधिनियम शुरू होता है, चार्टर अधिनियम, तो 1793 में चार्टर अधिनियम प्रथम बार आया। 1813 में चार्टर अधिनियम दूसरा बार आया। उसके बाद में 1813 के बाद 20 बरस और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1833 में चार्टर अधिनियम आया, और उसके बाद 20 बरस और जोड़ लेंगे तो 1853 में चार्टर अधिनियम आया। तो आप देख रहे हैं, ये जितना भी अधिनियम आ रहा है, जितना भी एक्ट आ रहा है, ब्रिटिश संसद अपने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये सब अधिनियम भेज रहा है। अभी भारत के लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेता है संसद। अब इसी समय एक घटना होता है, आप देखिए, एक घटना भारत में जिसको बोलते हैं 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 में क्रांति होता है और भारतीय सैनिक अंग्रेज के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। 1857 का ये जो क्रांति है, पूरे के पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख देता है। और ये तो वो वक्त था जिस समय अंग्रेज ये समझने लगे कि अब हमको अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। 1857 में कंपनी इसको संभाल नहीं पाया, इस क्रांति को,
तो कंपनी सहायता मांगा, ये कंपनी सहायता मांगा किससे? अपने संसद से, ब्रिटिश संसद से। और ब्रिटिश संसद से सहायता मांगने का मतलब है कि अब ये जो सेना यहां से भेजेगा वो सेना युद्ध लड़ने वाली है, इंटरनेशनल युद्ध लड़ने वाली। यहाँ पर जो सेना था भारत में वो तो कंपनी का सेना था, और कंपनी का सेना भारतीय लोग थे, भारत के लोग ही कंपनी में जॉब करते थे सेना का। और वही चर्बी लगा कारतूस वाला घटना हुआ था जिसकी वजह से ये सारे के सारे भारतीय सेना जो कि अंग्रेजों के लिए, इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ये कंपनी के ही खिलाफ हो गए। अब इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ ब्रिटिश संसद द्वारा, महारानी द्वारा यहाँ से भेजा गया। और उसके बाद आप देखेंगे सभी क्रांतिकारियों को एक तरीके से कंट्रोल कर लिए, सारे के सारे क्रांति दबा दिए गए। 1857 में ये क्रांति दब गया, जो हुआ था 1857 के बाद 6 महीना 7 महीना होते होते सारा क्रांति दब गया। अब ब्रिटिश संसद को एक मौका मिल गया कि इस कंपनी को कहा अब ये आपके हाथ से चलने वाला नहीं, आपसे इसका शासन होने वाला नहीं है और आप इसको छोड़ दीजिए। अब भारत का जो शासन व्यवस्था है किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश संसद के हाथ में। और ब्रिटिश संसद अब यहाँ से एक्ट बनाना शुरू किया। और अब जो है 1858 में पहला एक्ट आया जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। तो ये भारत शासन अधिनियम अब लोगों पे लगेगा, भारत के लोगों पे। ये जो भी कानून बन के आएंगे वो किस पे लगेंगे? भारत के लोगों पे। इसके पहले जितने भी कानून आ रहे थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, और इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। उसके बाद ये सब के सब चार्टर अधिनियम है। ये जितने अधिनियम आया 1773, 1784, 1793, उसके बाद में 1813, 1833, 1853, ये सब कंपनी को शासित करने के लिए ब्रिटिश संसद भेज रहा था, कंपनी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और अब 1858 से जो भी कानून आने लगा वो किसके ऊपर? वो भारतीयों के ऊपर लगने लगा। अब भारत के लोग इसी एक्ट के द्वारा कंट्रोल होने लगे। अब भारत का शासन कंपनी के अधीन न रह के ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। अब ब्रिटिश सरकार में जो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे उसके नीतियों का, उसके पार्टी का असर हमारे भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा नीति बनाएगा वैसा भारत में शासन होगा। तो ऐसा अब होने लगा। हम इसको इस रूप में कह सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज सब आया कब? 1602 ईस्वी में। ऐसा मानते हैं 1602 ईस्वी में आया, सूरत में अपना कंपनी स्थापित की है। 1602 से लेकर के और 1757 तक, थोड़ा सा बड़े रूप में इसको देखेंगे तो 1602 से लेकर के 1757 तक कंपनी जो है व्यापारी के रूप में काम किया। अब देखिए दूसरा इसका घटना देखेंगे। 1602 से 1757 तक क्या था? कंपनी के रूप में काम किया। उसके बाद एक बार फिर से 1602 से 1757 एक व्यापारी के रूप में काम किया। 1757 से 1857 के क्रांति तक लोगों के ऊपर मारपीट के शासन किया। और 1857-58 से कह लीजिए 1947 तक ये जो है एक्ट लगा के काम किया। इसको फिर से समझिए। 1602 में कंपनी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 प्लासी के युद्ध तक इसको इस रूप में देखिए कि कंपनी जो आया था वो व्यापार का काम करता था, व्यापारी का काम। तो यहाँ पर ये व्यापारी का काम कर रहा है। उसके बाद 1757 जब प्लासी का युद्ध हो गया तो 1757 से लेकर के 1857 जो क्रांति था, 1857 की क्रांति, वहां तक इन लोगों ने भारतीय के ऊपर मारपीट के शासन किया। मारपीट के शासन कह लीजिए, खूब अत्याचार किया। इसी में आप बहुत सारे विद्रोह देखेंगे। उसके बाद 1858 से लेकर के और 1947 जो काल है, 1858 से देश की आज़ादी तक एक्ट लगा के, कानून लगा के शासन किया। तो इस तरीके से हमारे ऊपर शासन किया गया। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए। 1858 से 1947 तक उन लोगों ने जो कानून लगाया, आप देखेंगे बहुत सारे कानून आते हैं, जिसमें आप देखेंगे 1861 में एक अधिनियम आता है, 1873 में कानून आता है, उसके बाद में 1876 में आता है, उसके बाद में 1876 वाला है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1876 में जो भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें उपाधि अधिनियम इसको बोलते हैं। ये हुआ ये था कि महारानी विक्टोरिया को
महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 1876 में आया था। उसके बाद में 1892 का एक्ट, 1909 का, 1909 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे यहाँ आया था कानून, उसको 1909 में जो आया था उसको हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार एक ऐसा अधिनियम था जो कि सांप्रदायिकता को जन्म दिया। पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहीं से शुरू हुआ। मतलब इसमें कहा है कि मुस्लिम लोग को केवल मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। तो 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार जो है, उसके बाद में आप देखेंगे 1919 का एक्ट आया था। 1919 का एक्ट भी काफ़ी फेमस है, इसको मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और 1919 के बाद में 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आया था। तो धीरे धीरे ये जो अधिनियम एक्ट आ रहे हैं अंग्रेज संसद द्वारा भारतीयों को शासित करने के लिए, उनमें छूट दिया जा रहा था। कुछ हद तक भारतीयों को शामिल किया जाने लगा शासन व्यवस्था में। उसके बाद में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन व्यवस्था में आने का अधिकार, बोलने का अधिकार, उनके बोले गए बातों पर प्रश्न पूछने, ये सब संसदीय प्रणाली चलना शुरू हो गया था भारत में। 1935 का अधिनियम जो है ये काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपका संविधान निर्माण करने में हेल्प करेगा। और हमारे भारतीय संविधान में 1935 को लगभग रख लिया गया है, पूरा थोड़ा सा चेंजिंग करके, या पूरा हूबहू। 1935 के अधिनियम के बाद 1947 का अधिनियम आता है। 1947 जिसको बोलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये सारे के सारे अधिनियम कब से कब आए? 1858 से लेकर के 1947 के बीच में। और ये जो अधिनियम है ये भारत को शासित करने के लिए हो रहा था। अभी ये जितना अधिनियम बताइए किसको? भारत के लोगों को शासित करने के लिए हो रहा था। और इसके पहले यहाँ से 1757 से 1857 तक जो अधिनियम आया ब्रिटिश संसद द्वारा, वो किसको शासित करने के लिए था? वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासित करने के लिए। और वो कौन भेजा था? ब्रिटिश संसद। चलिए, यहाँ तक इसके पीछे के परिप्रेक्ष्य को समझ रहे थे। अब देखिए, यहाँ चूंकि हम लोग को पढ़ना क्या है? भारतीय संविधान सभा। लेकिन संविधान सभा पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक विवरण को जान लिया जाता है। आप अगर कोई बुक पढ़ेंगे तो पहले उसके इतिहास को ही बताया जाता है। दूसरा नंबर, अब हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ये भारत में शासन व्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा है। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड वाले शासन बना के, वहाँ से कानून बना के, एक्ट बना के भेज रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार बना रहे थे। अब भारत के लोग धीरे धीरे इनकी चेतनाएं आ रही थी और इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी। विश्व में भी अलग अलग राजतंत्र चलता था, उसको लोकतंत्र में कन्वर्ट होते जा रहा था सारा का सारा कंट्री। भारत के लोग ये कहने लगे कि हमको अपना संविधान स्वयं बनाने का हक होना चाहिए। हम अपना संविधान सभा का गठन करेंगे और वही संविधान सभा जो होगा वो संविधान सभा एक संविधान बनाएगा और उसी संविधान के तहत भारत का शासन होगा। तो आस्था बात शुरू हुआ। संविधान सभा का मांग, संविधान सभा के गठन करने का मांग होने लगा और हम जितने भारतीय थे संविधान सभा का मांग करना शुरू किए। संविधान सभा का मांग जो भारतीयों द्वारा हो रहा है अंग्रेजों से, तो सबसे पहले पूछ देता है कौन व्यक्ति है जिसने मांग किया था। तो आप देखेंगे 1922 में महात्मा गांधी जो है, 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है, भारत का अपना संविधान सभा होना चाहिए, 1922 में। उसके बाद 1924 में, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे पहले भारत का कौन सा पार्टी है जिसने संविधान सभा का मांग किया था, तो संविधान सभा के गठन का मांग सबसे पहले कौन सा पार्टी किया था? आप अगर सोचेंगे कि कांग्रेस किया था तो ये गलत है। स्वराज पार्टी 1924 में स्वराज पार्टी जो है इसने मांग किया था संविधान सभा के गठन का। मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। उसके बाद आप देखेंगे 1936 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन शायद है, तो उसमें भी संविधान सभा के गठन का मांग हो रहा था। संविधान सभा का गठन का मांग वहां भी किया था 1936 में। आप देख रहे हैं भारतीयों द्वारा लगातार संविधान सभा का मांग हो रहा है कि हमारा अपना संविधान सभा होगा जो अपना संविधान बनाएगा, जो रूल बनेगा हमारे अपने अनुसार बनेगा और उसके अनुसार हम लोग अपना देश को चलाएंगे। जो ब्रिटिश संसद द्वारा आ रहा है अधिनियम उसके तहत हम लोग नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए 1919 का रॉलेट एक्ट आया था, कितना खतरनाक कानून था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उसके वजह से। ऐसा घटना होने की वजह से भारत के लोग अपने संविधान सभा का मांग कर रहे थे। लेकिन इतना मांग होने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया। अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटिश संसद मांग को एक्सेप्ट नहीं किया। तब तक इस समय का परिघटना देखिए, हुआ ये
कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध लग गया, 1939 और 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध चला है, द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते होंगे इसको। और उस विश्व युद्ध में, ये विश्व युद्ध जो है उसमें इंग्लैंड भी भाग लिया था। काफ़ी हद तक इंग्लैंड पे दबाव होने लगा है। भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे इंग्लैंड वाले कि भारत हमारा सहयोग करे इस युद्ध में लड़ने में, भारत की तरफ से सेना जाए। और बिना, भारत के दो पार्टी उस समय प्रमुख था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बिना यहाँ किसी की अनुमति लिए भारत को भी युद्धरत देश घोषित कर दिया गया। तो भारत युद्ध में तो था नहीं, लेकिन भारत को भी युद्धरत देश घोषित कर दिया गया इन लोगों द्वारा, क्योंकि शासन यही चलाते थे। इसके ऊपर बहुत काफ़ी विरोध हुआ, यहाँ पे सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया कि हमको युद्ध से क्या मतलब है। अब उस समय ब्रिटिशर जो थे, उस समय ब्रिटिशर काफ़ी दबाव में थे, जिसके वजह से ये एक प्रस्ताव लेके आए 1940 में। हम लोग इतना दिन से जो मांग कर रहे थे संविधान सभा का गठन का मांग, उस समय जब ये युद्ध लग गया तो युद्ध के दबाव में कि भारतीयों का सहयोग मिले, 1940 में एक प्रस्ताव दिए भारतीयों के सामने, एक प्रस्ताव रखे। अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। और ये अगस्त प्रस्ताव के अनुसार ये कहा गया, पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और ये संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे वो पूरा का पूरा भारतीय होंगे, अपना संविधान सभा का गठन करें। तो ऐसा बात पहली बार एक्सेप्ट किया 1940 में। और इसके पीछे रीजन आपको बता ही दिया क्या था। अब देखेंगे 1940 के इस प्रस्ताव को, जो कि भारतीय लोग इतना दिन से संविधान सभा के गठन का मांग कर रहे थे, इसको अस्वीकार कर दिया गया। भारतीय लोग इसको अस्वीकार कर दिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों पार्टियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने यह कह दिया कि यह अराजकता बढ़ाने वाला होगा। मुस्लिम लीग इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए अलग से बात नहीं किया गया था, वो लोग पाकिस्तान का मांग कर रहे थे। 1940 के इस प्रस्ताव को जो अंग्रेजी संसद द्वारा दिया गया था, उसको नहीं माना भारतीय ने। उसके बाद आप देखिए 1900, यहाँ लिखते हैं 1942 में एक बार फिर से एक प्रस्ताव दिया जा रहा है। अंग्रेजी सरकार इस समय युद्ध लड़ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके वजह से लगातार ये दबाव में है और ये सोच रहा है कि भारतीयों का सहयोग मिले। तो एक बार फिर से प्रस्ताव आता है 1942 में, संविधान सभा का गठन करिए आप लोग। और ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्स मिशन योजना कह लीजिए। तो ये जो क्रिप्स मिशन योजना है, इसके तहत 1942 में एक बार फिर से ऑफर दिया गया भारतीयों को कि आप अपने अनुसार संविधान सभा का गठन करेंगे, उसके ये रूल होंगे, उसके ऐसे नियम होंगे। और इसी में बाद में ये भी लिखा हुआ था कि आपको भारतीयों को संविधान सभा गठन करने का छूट दिया जाएगा, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन कर लीजिएगा। अब ऐसा बात बताइए, अंग्रेज के ऊपर भरोसा करने लायक है क्या? इसके पहले भी अंग्रेजों ने बहुत बार धोखा दिया है। गोलमेज सम्मेलन को देख लीजिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, महात्मा गांधी गए थे तो धोखा मिला उनको, बाद में आकर उनको आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ा। 1942 में ये जो ऐसा बात कहा गया, लालचाने वाला बात, जिसमें यह कहा गया कि आप संविधान सभा का गठन कर लीजिएगा लेकिन युद्ध के बाद में, इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। दोनों पार्टी अस्वीकार कर दिया, या जितने भी क्षेत्रीय पार्टी था भारत का, वो सारे के सारे इसको एक्सेप्ट नहीं किए। 1942 में जब इसको भी अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों द्वारा, तो ये इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा एक दो बात है। महात्मा गांधी इस क्रिप्स मिशन योजना को ये कह के एक तरीके से तंज कसते हैं कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसे दिवालिये बैंक का चेक है जिसका डेट एक्सपायर है। एक तरीके से ललचाने वाला चेक दिखाने का मतलब आप लालच दे रहे हैं, लेकिन जब हम लेके जाएंगे तो एक्सपायर है। मतलब ये कि जब आएगा समय तो उस समय तो आप ना कह दीजिएगा। तो क्रिप्स मिशन योजना को पहली बार महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलिए, तो 2 बार अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव दिया गया भारतीयों को संविधान सभा गठन करने का। उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है कब? 1945 में। देखिएगा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद में काफ़ी हद तक क्षति हुआ था, पूरे वर्ल्ड को ये क्षति उठाना पड़ा था। और
इसमें इंग्लैंड को भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व शांति के लिए किया गया था। अब कोई देश ऐसा युद्ध न करे, दोबारा ऐसा युद्ध न हो, विश्व शांति के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसमें काफ़ी हद तक अमेरिका का दबाव था कि जो भी उपनिवेशिक देश है उनको आज़ाद किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो इंग्लैंड के ऊपर अब दबाव बन रहा था कि आज़ाद कर दिया जाए। अब भारतीयों का मांग क्या था? संविधान सभा, हमारा अपना संविधान सभा होना चाहिए। तो 1946 में संविधान सभा के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव आता है और इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में कौन सा आया? कैबिनेट मिशन योजना। अब देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन योजना आता है, इसी कैबिनेट मिशन योजना को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम लोग अपने संविधान सभा का गठन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और हमारा संविधान इतना विस्तृत संविधान है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको किसने बनाया? पूरे संविधान सभा के जितने सदस्य थे, लगातार इस पे 114 दिन तक बहस हुआ है और उसके बाद में संविधान इतना बड़ा सा बन के तैयार हुआ है। तो वो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब इस कैबिनेट मिशन योजना जो इंग्लैंड सरकार द्वारा भेजा गया था, इस कैबिनेट मिशन योजना में कितने लोग थे? तो आप देखेंगे इन 3 लोग थे और तीनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 लोग कौन कौन से थे? इसको एक थे ए बी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। उसके बाद में एक है स्टफर्ड क्रिप्स, एक है क्रिप्स। उसके बाद एक है ए बी अलेक्जेंडर, स्टफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। देखिए, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन, कितने सदस्य? ए बी अलेक्जेंडर, क्रिप्स, स्टफर्ड क्रिप्स नाम है इनका, और पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में और यही तीनों सदस्य भारतीय संविधान सभा के एक तरीके से रूपरेखा तैयार किए। भारतीय संविधान सभा में कितने लोग होंगे, चुनाव द्वारा आएंगे, कितने लोगों पे चुनाव होगा, देशी रियासत से कितने होंगे, ये सारा का सारा तय करने वाला व्यक्ति ए बी अलेक्जेंडर, क्रिप्स महोदय और पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछ देता है कभी कभी, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब वास्तव में हम लोग पढ़ेंगे क्या अपने टॉपिक संविधान सभा के बारे में। रियल में संविधान सभा यहाँ से पढ़ा जाता है। इसके पहले जितना भी बात हुआ वो इसके परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए हमने बोला। चलिए देखिए, ये जो संविधान सभा का गठन का बात हुआ, इसमें 3 लोग थे, तीनों का नाम आपने समझा, ए बी अलेक्जेंडर, स्टफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इन लोगों के अनुसार भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल जो है वो तय किया गया था 389 सदस्य। मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य हो गए? 389। और ये 389 सदस्यों में से आप देखेंगे 292 सदस्य ये कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत से होंगे। ये कहां से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से। उसके बाद 4 सदस्य, इसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और उसके बाद 93 सदस्य देशी रियासत से, देशी रियासत। देखिएगा, ये जो ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासत क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको मानते हैं भारत है। अब भारत का मैप नहीं बना रहे, आप इसको समझिए कि भारत है। अब भारत के पूरे संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। कुछ ऐसे देश के राजा रजवाड़े थे जो अभी भी स्वतंत्र थे, अभी भी, हालांकि वो नाम मात्र के स्वतंत्र थे, अंग्रेजों का पिट्ठू बन के रहना स्वतंत्रता नहीं कहलाता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ये स्वतंत्र है। अब बाकी सारे क्षेत्रों पे अंग्रेजों का अपना आधिपत्य है। जिसके ऊपर, जिस क्षेत्र पे अंग्रेजों का अपना शासन चलता है उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। क्या बोलते थे उसको? ब्रिटिश प्रांत। और ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेजों का अपना शासन नहीं चलता बल्कि देशी राजाओं का शासन चलता है, उसको बोलते थे देशी रियासत। क्या बोलते थे? देशी रियासत। और भारत में उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 गो था, ये भी ध्यान रखिएगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र एक तो दिल्ली था, दिल्ली, दूसरा नंबर है अजमेर, ये भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, और तीसरा नंबर बलूचिस्तान था, और चौथा नंबर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और
चौथा कुर्ग, चौथा नंबर कुर्ग था। देखिए कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग सब जगह से एक एक सदस्य संविधान सभा में लिए जाने थे। तो जब एक एक सदस्य सभी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 4। जो ब्रिटिश प्रांत है, मतलब जो ब्रिटिशों का अधीन क्षेत्र था भारत का, उससे कितने सदस्य? 292। और देसी रियासत से कितने? 93। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, क्या ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिशों का अधीन है और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ब्रिटिशों का अधीन नहीं है? है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी ब्रिटिश का ही क्षेत्र था। अगर यहां से आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 292। लेकिन अगर सवाल पूछे कि ब्रिटिश भारत से भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य चुन के गए थे, यहां पर बात बोला गया ब्रिटिश भारत। ये क्या है? ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। और हम बोल रहे हैं ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत की बात करेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा 296। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश प्रांत हो गया 292 और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो 292 और 4 वास्तव में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी तो ब्रिटिश का अधीन था। तो ब्रिटिश भारत कहेंगे तो 296 हो जाएगा, 292 प्लस 4। अब देखिए अभी जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र है जिसमें 296 सीट है, इस 296 लोगों का जो बात है, ये लोग चुनाव द्वारा आएंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। ये 296 सदस्य निर्वाचित होके आएंगे, इनके ऊपर चुनाव होगा। और जो 93 सदस्य 93 देसी रियासत के, ये इनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये लोग आएंगे कैसे? ये लोग मनोनय द्वारा आएंगे, ठीक है। तो इनका मनोनय किया जाएगा, 296 सीट पे चुनाव होगा और 93 मनोनय द्वारा आएंगे। ये ऐसा सारा का सारा नियम जो है, ये सब के सब आप देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना में लिखा गया। 10 लाख जनसंख्या पे चुनाव लड़के आएंगे। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे एक सदस्य। क्यों चुना? 90 कर लेता, 89 तो कोई अच्छा अंक भी नहीं लग रहा है देखने में। चलिए आपको बता दें, उस समय भारत का जो जनसंख्या था लगभग 40 करोड़ था, और 40 करोड़ जनसंख्या को अगर हम 10 लाख से भाग देंगे तो यही बन के आएगा 389। तो 389 सदस्य चुनाव द्वारा आएंगे। इसका मतलब क्या है? उस समय जो जनसंख्या था 10 लाख के जनसंख्या पे एक सदस्य था, उसके तहत ये इतने सदस्य हो रहे थे, जिसमें 93 देसी रियासत को छोड़ देते हैं तो 296 का ही तो चुनाव हुआ था। चलिए अभी हम निर्वाचित मनोनय बताए 10 लाख जनसंख्या पे था। ये सारा का सारा रूल कैबिनेट मिशन योजना में लिखा गया था। अब भारतीय लोग इसके लिए अपना चुनाव लड़े तो देखिएगा जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया, संविधान सभा का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव जो हुआ, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक सीट में प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को आप देखेंगे 208 सीट मिला। उसके बाद में मुस्लिम लीग इसको 73 सीट 73 सीट प्राप्त हुआ है। और अन्य जो है, अन्य दलों को 15 सीट प्राप्त हुआ है। 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग के सदस्य 73 और अन्य क्षेत्रीय दल जो था उससे भी 15 लोग जीत के आए थे। अब ये जितने लोग जीत के आए हैं, यही लोग संविधान सभा के सदस्य होंगे, यही संविधान बनाएंगे। और भारत का संविधान अभी जो आपके सामने है, ये संविधान इन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया है। 208 कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य 15, ये पूरा का पूरा जो चुनाव होता है 296 सीटों का हुआ था। और बाकी जितने लोग हैं वो किससे होंगे? देसी रियासत से 93 सीट। चलिए नेक्स्ट, जुलाई में चुनाव होने के बाद प्रथम बैठक हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। इस बैठक में क्या क्या होता है? इस बैठक में, चूंकि ये पहले दिन का बैठक था और इस बैठक में जो उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी।
और ये अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसमें कुछ खास बातें नहीं हुई, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। दूसरा जब बैठक हुआ, द्वितीय बैठक, अच्छा इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। प्रथम बैठक जो हुआ था, इस बैठक में मात्र 207 लोग ही भाग लिए थे। टोटल 389 सदस्य हैं और 389 सदस्य में 389 सदस्य में प्रथम बैठक हो रहा है 9 दिसंबर को और 207 ही सदस्य उपस्थित हुए थे। तो एक सवाल बनता है कि आखिर इतने कम सदस्यों के उपस्थित होने का रीजन क्या है। आप देखेंगे इस समय मुस्लिम लीग जो है इस प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया, आपस में लड़ाई हो गया है। अब आपस में लड़ाई क्या, ये लोग का मांग था, मुस्लिम लीग का मांग था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा। मतलब ये लोग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिए। अब मुस्लिम लीग के 73 सदस्य नहीं गए, मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें नहीं गए तो कम तो होंगे ही, 389 सदस्यों में से मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया। उसके बाद भी आप देखेंगे, अच्छा ये भी एक सवाल है, 73 सदस्य अगर नहीं आए मुस्लिम लीग के तो भी 207 ही कैसे होगा। आप इसको देख लीजिए, 316 लोग आने चाहिए थे तो और कौन लोग नहीं आए। तो इसमें देसी रियासत के लोग भी नहीं आए थे। मुस्लिम लीग और देसी रियासत इन दोनों द्वारा प्रथम बैठक के बहिष्कार करने की वजह से इस बैठक में उपस्थिति कम रहा, सदस्यों की उपस्थिति कम रहा। चलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब द्वितीय बैठक जो है ये देखेंगे, द्वितीय बैठक होता है 2 दिन बाद मात्र, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 का मुख्य बात इसमें यह है कि इस दिन अपने अध्यक्ष का चुनाव किया गया। मतलब संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया और उस दिन से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिएगा दोस्तों, ये जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, थोड़ा सा इसके पहले जो हम प्रथम बैठक की बात करें 9 दिसंबर 1946 में, इस पे एक व्यक्ति का कथन था, उसको सुनिएगा। आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल का नाम, काफ़ी हद तक इनका नज़रिया भारत के दृष्टिकोण में, मतलब भारत को ये अच्छे निगाह से कभी नहीं देखे हैं, भारत के लोगों को अच्छे निगाह से नहीं देखे हैं, कांग्रेस पार्टी को ठीक निगाह से नहीं देखे हैं, यहाँ के नीति निवेश को ठीक निगाह से नहीं देखे। तो प्रथम बैठक में चूंकि आपको बताया 207 ही लोग आए थे। इतना दिन से आप संविधान सभा का गठन करेंगे मांग कर रहे थे और जब गठन हो गया प्रथम बैठक में लोग नहीं है, बहुत कम लोग आए हैं। इस बात पे ये जो विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल बोलते हैं ये तो ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है, ऐसा ये कटाक्ष मारते हैं। एक ऐसा विवाह, संविधान सभा का प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह लग रहा है जैसे इसका दुल्हन ही गायब है, मतलब मुस्लिम लीग इससे गायब था। चलिए, तो द्वितीय बैठक में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तृतीय बैठक, थर्ड जो बैठक है, इस बैठक को 2 दिन बाद वंस अगेन 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। 13 दिसंबर 1946 को तीसरे बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। देखिए ये उद्देशिका मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि हमारा जो संविधान बनेगा उस संविधान बनाने के क्या उद्देश्य होंगे। इतना दिन तक जो भारतीय है अत्याचार सहते आए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है बंधुत्व वाला, हमारा उद्देश्य है स्वतंत्रता वाला, हर तरीके की स्वतंत्रता हो। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, संविधान बनने के क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस उद्देशिका को प्रस्तुत किए। तीसरे बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देशिका प्रस्ताव को पेश करने के बाद उसी दिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया संविधान सभा द्वारा। बाद में जाके 22 जनवरी को इस उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद इस संविधान सभा में ढेर सारा समिति बना। आप देखेंगे 7-8 गो समिति बनता है और उन समितियों का अपना अपना काम है और वो सारे के सारे अपना अपना काम करते हैं। जानते हैं भारतीय संविधान जो है ये दूसरे देश से प्रभावित है, दूसरे देश से स्रोत प्राप्त करता है। मतलब हमारे संविधान में कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से ढेर सारे नियम लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम को पूरा लगभग रख लिया गया है। तो एक तरीके से स्रोत है भारतीय संविधान
दूसरे दूसरे नियमों को लिया गया यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हो गया। 15 अनुच्छेद उसी दिन अंशतः लागू कर दिया गया। आपसे पूछा है कि भारत में संविधान अंशतः किस दिन लागू कर दिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही, और पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। एक बात आपके दिमाग में आएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार था तो लागू क्यों नहीं किया गया, 2 महीना डिले क्यों किया गया, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी आ जा रहा है। तो इसके पीछे भी तर्क है। 26 जनवरी जो है एक ऐतिहासिक दिन था। लोगों ने सोचा, भारतीय संविधान सभा के लोगों ने सोचा है कि 26 नवंबर तो है ही, 2 महीने बाद एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक दिन आ रहा है, तो भारतीय संविधान को उसी दिन लागू किया जाए। और ये 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी एक ऐसा डेट है जो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले औपचारिक तौर पे, सांकेतिक तौर पे कह लीजिए, भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को औपचारिक तौर पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और 1930 के बाद ये परंपरा था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना, 26 जनवरी 1931 को, 32 को, 33 को, इसी तरीके से हर साल मनता था 26 जनवरी को। अब ऐसा हुआ कि 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को और ज़्यादा यादगार बना दिया जाए, तो 26 नवंबर के बनाए गए इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और पूर्णतः लागू होने के बाद में, उसके बाद आप देखेंगे 51-52 में चुनाव होता है, और तब से हमारा देश जो है संवैधानिक विधि व्यवस्था के अनुसार चलता है। इस पूरे संविधान को बनाने में आप देखेंगे 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा है। और मूल संविधान जो बन के तैयार हुआ, इस मूल संविधान में आप देखिएगा 22 भाग है। कितने भाग? 22 भाग, 8 अनुसूची है, और 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। लेकिन अभी की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। अब क्या हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है, और 395 अनुच्छेद। नंबर में चेंजिंग नहीं है, लेकिन उसी में जैसे 19 का ए लिख दिया, 19 का बी लिख दिया, इस तरीके से बहुत सारे संशोधन करके अनुच्छेदों की संख्या अभी फिलहाल 475 के करीब में है, 475 से ऊपर है। तो टोटल अनुच्छेदों की बात करेंगे 475 से भी ऊपर है फिलहाल में, वर्तमान में। लेकिन उसकी संख्या में कोई अंतर नहीं है, संख्या अभी भी 395 ही है। और अनुसूचियाँ कितना है? 12 है फिलहाल में। भाग की भी बात करेंगे तो भाग में भी ए और बी करके जोड़ा गया है। इस तरीके से टोटल संविधान का भाग अगर वो ए बी संशोधन करके जोड़ा गया भी जोड़ेंगे तो आपको संविधान के भाग 26 हो जाएंगे। लेकिन भाग कितने? मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी भी 22 भाग, ठीक है। उसके बाद जैसे पूरे के पूरे संविधान सभा के गठन जो हुआ, संविधान कैसे बनाया जाए, कहाँ से क्या लिया जाए, इसके लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान सभा के सलाहकार थे ये बी.एन. राव। ये बी.एन. राव जो है बहुत मंजे हुए व्यक्ति हैं। बी.एन. राव इंटरनेशनल न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें ये जज रह चुके हैं। और ये भारत के जो बी.एन. राव हैं, ये संविधान सभा के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। आप देखेंगे संविधान सभा में जो अलग अलग समितियां थी, उसमें खास करके बहुत काफ़ी फेमस समिति है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के सदस्य चुन के आए थे, पूछ जाता है कि कहाँ से ये चुनाव लड़े थे, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर शुरुआती दौर में तो मुंबई से चुनाव लड़े थे। शुरू में मुंबई से चुनाव लड़े, लेकिन मुंबई से चुनाव लड़े तो ये हार गए थे। बाद में ये चुनाव वंस अगेन लड़े कोलकाता से, और बंगाल से चुनाव लड़ने के बाद में जीत के आए, और उसके बाद संविधान सभा के सदस्य हुए। तो आप इसको अगर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस जगह से चुन के आए थे, तो चुन के आए थे बंगाल से, ठीक है। तो ये था आपका संविधान सभा, इसका डिटेल। इसके बावजूद भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो छूट गया होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे बात कर ले, जैसे बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा 1947 में, 1947 में देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी संविधान बन के तैयार हुआ नहीं था। तो देश का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान वाले लोग तो संविधान सभा से अलग हो गए ना। तो देश के बंटवारा के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का स्थिति क्या था, देख लीजिए।
1947 में जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद में कुल सदस्यों की संख्या, भारत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गया। और इस 299 सदस्यों में से 70 लोग देसी रियासत के, 70 लोग देसी रियासत से, और उसके बाद में 229 लोग ये चुन के निर्वाचित होकर आने वाले लोग थे, अर्थात कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत से। 70 देसी रियासत और 229 ब्रिटिश प्रांत से, और कुल सदस्य 299। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूरे के पूरे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो टोटल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 15 महिलाएं भी थी। ठीक है। और ये जो बता रहे थे कि 9 दिसंबर को पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें 207 लोग भाग लिए थे, 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। इसमें से 9 महिलाएं भी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। एक बात और है, अच्छा, संविधान जिस दिन बन के तैयार हुआ, मतलब 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान के ऊपर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, अर्थात उस दिन कितने सदस्य उपस्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन संविधान के ऊपर 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ, 284 सदस्य उपस्थित थे। तो ये सारे आंकड़े हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको संविधान सभा के बारे में समझ में आया होगा। उसके बाद के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, उद्देशिका। जब संविधान का पन्ना आप खोलिएगा तो पहले पन्ने पे उद्देशिका या प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।